नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। पानी के अंदर की दुनिया यानी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। नमस्कार। हाँ, ये एक बहुत ही आकर्षक दुनिया है। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ रिसर्च पेपर्स के हिस्से हैं जिनसे हम आज इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। जी, हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों के जरिए हम समझें कि पानी के ये अलग-अलग संसार कितने तरह के हैं, उनकी बनावट कैसी है और ये हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस पानी की दुनिया में उतरते हैं। जरूर। तो देखिए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये पानी का एक ऐसा माहौल है जहां जीव जंतु, पौधे और खुद पानी मतलब उनका भौतिक परिवेश सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, और लगातार एक दूसरे पर असर डालते हैं। ये पानी के अंदर जीवन का एक कह सकते हैं एक जटिल नेटवर्क है। और इन पेपर्स में सबसे पहले इन्हें पानी के खारेपन के आधार पर बांटा गया है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये सबसे पहला और मोटा वर्गीकरण है। मीठे पानी वाले सिस्टम और समुद्री सिस्टम जहां पानी खारा होता है। और ये बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी कि धरती की सतह का सिर्फ सिर्फ 0.8% हिस्सा ही मीठे पानी के तंत्रों से ढका है। बहुत ही कम। हाँ, ये सच है। मीठे पानी वाले इलाके असल में बहुत कम हैं। खारेपन का फर्क ही मुख्य है। मीठे पानी में नमक यानी लवणता आमतौर पर आप मान लीजिए 1% से भी काफी कम होती है। और समुद्री पानी तो काफी खारा होता है। बहुत ज्यादा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन स्रोतों में भारत के लिहाज से कुछ और खास तरह के पानी वाले इलाकों का जिक्र है, जैसे मोहाने जिन्हें एस्चुअरीज कहते हैं, मैंग्रोव्स हैं, प्रवाल भित्तियां यानी कोरल रीफ्स और समुद्री घास भी। अच्छा, ये सब भी अलग-अलग तरह के इकोसिस्टम हैं। जी, ये अपने आप में बहुत खास हैं और बहुत जरूरी भी। इन पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो मीठे पानी से शुरू करते हैं। जानकारी के अनुसार इन्हें भी आगे बांटा गया है पानी के बहाव के हिसाब से। लेंटिक और लोटेक, ये नाम थोड़े टेक्निकल लग रहे हैं। हाँ, लगते हैं पर मतलब सीधा सा है। लेंटिक मतलब वो पानी जो ठहरा हुआ है, ठहरावा जैसे? जैसे झील का पानी या तालाब का जो कहीं बह नहीं रहा। ये अक्सर जमीन में गड्ढे वगैरह होते हैं जहाँ पानी जमा हो जाता है, वहां बन जाते हैं। अच्छा। और क्योंकि पानी ठहरा हुआ है, इसमें अक्सर क्या होता है कि ऊपर से नीचे तक तापमान या ऑक्सीजन का लेवल अलग अलग हो सकता है। परतें बन जाती हैं। परतें जैसे तेल और पानी अलग हो जाते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इसे वैज्ञानिक भाषा में स्तरीकरण या स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। ओके, तो ये हुआ लेंटिक। और लोटिक? लोटेक यानी बहता हुआ पानी। सीधी सी बात है, नदियां, झरने, ये सब लोटेक सिस्टम है। इनमें पानी एक दिशा में लगातार बहता रहता है और ये जो बहता पानी है ना, ये पौधों के लिए, खासकर बड़े पौधों के लिए अपनी जड़ें जमाना मुश्किल कर देता है। तो इसीलिए ठहरे हुए पानी यानी लेंटिक सिस्टम की तुलना में बहते पानी में आपको शायद उतनी ज्यादा किस्म के बड़े पौधे ना मिले। विविधता थोड़ी कम हो सकती है पौधों के मामले में। और नदियों का एक काम और बताया गया है। हाँ, इनका एक बहुत बड़ा काम है बारिश का जो फालतू पानी जमीन पर होता है उसे वापस समुद्र तक पहुंचाना। एक तरह से ड्रेनेज सिस्टम है ये धरती के। सही बात है। तो अगर हम कुछ उदाहरण देखें, हमारे स्रोतों में किस तरह के मीठे पानी के ठिकाने बताए गए हैं? सोर्सेज में मुख्य रूप से झीलों की बात है, कुछ खास तरह के तालाबों की और नदियों की। झीलें? हाँ, झीलें पानी के बड़े फैलाव होते हैं, तालाब से गहरे माने जाते हैं और ये समुद्र का हिस्सा नहीं होती। ये कई तरह से बन सकती हैं, पहाड़ों में बन जाती हैं, जमीन में दरारें पड़ने से बन सकती हैं, या जहां पहले ग्लेशियर थे उनके हटने से जो गड्ढे बने उनमें पानी भर गया। अच्छा, भारत में कोई उदाहरण? बिल्कुल, जैसे मणिपुर की लोकतक झील है, कश्मीर में वुलर झील है, ये सब मशहूर उदाहरण है। और ये बाढ़ वाले तालाब, ये क्या है? ये बड़े अनोखे होते हैं। ये वो तालाब हैं जो अक्सर सिर्फ मानसून में पानी से भरते हैं और बाकी मौसम में सूख जाते हैं। ओह, तो उनमें जीव कैसे रहते होंगे? हाँ, यही तो खास बात है। इनमें ऐसे जीव होते हैं जो सूखा झेल सकते हैं, जैसे कुछ खास तरह के शैवाल, एल्गी, बहुत छोटे छोटे जीव, कीड़े मकोड़े। वो सूखे के दौरान एक तरह से सुस्त पड़ जाते हैं या उनके अंडे वगैरह उस हालत में रहते हैं और जैसे ही पानी आता है वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं। कमाल है। और नदियां तो हैं ही, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी। जी हाँ, बिल्कुल। ये सब बहते पानी यानी लोटिक सिस्टम के बेहतरीन उदाहरण हैं। जीवनदायिनी है हमारे लिए। ठीक है, तो मीठे पानी की दुनिया की एक झलक मिली, पर अब उस विशाल नीले हिस्से की बात करते हैं जो हमारी पृथ्वी का लगभग 71% है, समुद्र। हाँ, महासागर।
स्रोत बताते हैं कि पानी बहुत खारा है और यहाँ अनगिनत तरह के आवास हैं। खुला समुद्र, मूंगे की चट्टानें, गहरी खाइयां, और इन्हें रोशनी पहुंचने के आधार पर अलग अलग जोन में बांटा गया है। हाँ बिल्कुल। समुद्र में जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं रोशनी कम होती जाती है और इसी आधार पर हम इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों या जोन्स में बांटते हैं। कौन कौन से? सबसे ऊपर वाला हिस्सा है सनलिट जोन या प्रकाशीय क्षेत्र, जिसे यूफोटिक जोन भी कहते हैं। ये सतह से करीब 200 मीटर नीचे तक होता है। 200 मीटर मतलब लगभग 650 फीट। जी, यहाँ सूरज की रोशनी अच्छी खासी पहुंचती है, इतनी कि पौधे और समुद्री शैवाल अपना खाना बना सकें, फोटोसिंथेसिस कर सकें। तो इसका मतलब हुआ कि समुद्र का ज्यादातर जीवन इसी ऊपरी हिस्से में ही होगा। बिल्कुल सही। छोटे छोटे तैरने वाले पौधे जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं और दूसरे शैवाल यहीं पर पूरी समुद्री खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन की शुरुआत करते हैं। तो हाँ, ये समुद्र का सबसे ज्यादा उपजाऊ, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हिस्सा है। और इसके नीचे? इसके नीचे आता है ट्वाइलाइट जोन, जिसे डिस्फोटिक जोन भी कहते हैं। ये लगभग 200 मीटर से शुरू होकर 1000 मीटर तक यानी करीब 350 फीट तक जाता है। ट्वाइलाइट यानी धुंधल का। जैसा नाम वैसा ही। हाँ, कुछ वैसा ही। यहाँ रोशनी बहुत कम पहुंचती है, इतनी कम कि पौधे तो नहीं उग सकते। लेकिन हाँ, इतनी रोशनी शायद हो सकती है कि कुछ जीवों के व्यवहार पर असर डालें। जैसे कुछ जीव दिन में नीचे रहते हैं और रात में ऊपर खाने की तलाश में आते हैं। अच्छा। तो ये ऊपर वाले रोशनी वाले जोन और नीचे वाले बिल्कुल अंधेरे जोन के बीच का एक ट्रांजिशन एरिया है एक तरह से। और फिर सबसे नीचे, जहां सूरज की एक किरण भी नहीं, वो है मिडनाइट जोन या एफोटिक जोन। ये 1000 मीटर से शुरू होकर समुद्री की तलहटी तक यानी बॉटम तक जाता है। यहाँ पूरा अंधेरा, कड़ाके की ठंड और पानी का दबाव बहुत ही ज्यादा होता है। दबाव कितना? अंदाजा? सोचिए, हर 10 मीटर नीचे जाने पर दबाव 1 एटमॉस्फेयर बढ़ जाता है, तो हजारों मीटर नीचे तो दबाव जबरदस्त होता है। बाप रे, ऐसे में जीवन कैसे रहता होगा? खाना कहाँ से आता है? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। यहाँ जीवन निर्भर करता है ऊपर की परतों से नीचे गिरने वाले छोटे छोटे कणों पर, जैसे मरे हुए जीवों के हिस्से, उनका मल वगैरह। इसे वैज्ञानिक समुद्री बर्फ या मरीन स्नो कहते हैं। समुद्री बर्फ? हाँ, क्योंकि ये ऊपर से धीरे धीरे नीचे गिरता रहता है, जैसे बर्फ गिर रही हो। यही नीचे रहने वाले जीवों के लिए खाने का मुख्य सोर्स है। कमाल है, मतलब अंधेरे में इतने दबाव में भी जीवन पनपता है। ये तो किसी दूसरी दुनिया जैसा लगता है। स्रोतों में समुद्री जीवन को प्रभावित करने वाले और कौन से कारक बताए गए हैं? मुख्य रूप से 3 बातें हैं। एक तो रोशनी, जिसकी हमने बात की। जाहिर है, जहां रोशनी है वहां जीवन ज्यादा घना है। हाँ। दूसरा, जमीन से नजदीकी। जो समुद्री इलाके तट के पास होते हैं वहां अक्सर नदियां पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स बहाकर लाती हैं। इससे भी वहां जीवन ज्यादा होता है। अच्छा, जैसे खाद मिल जाती हो। बिल्कुल। और तीसरा कारक है पानी की गहराई। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, दबाव बढ़ता है, तापमान गिरता है, रोशनी खत्म हो जाती है। तो गहरे समुद्र के जीवों को इन मुश्किल हालात में, खासकर इतने ज्यादा दबाव में रहने के लिए, अपने अंदर खास बदलाव लाने पड़ते हैं। उनके शरीर उसी हिसाब से ढल जाते हैं। स्रोतों में खुले समुद्र और समुद्र की तलहटी के जीवन में भी फर्क बताया गया है। वो क्या है? हाँ, देखिए, खुला समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब है वो जीवन जो पानी के बीच में तैर रहा है, खासकर ऊपरी रोशनी वाले हिस्से में, जिसे यूफोटिक जोन कहते हैं, करीब 150 मीटर तक। तो इसमें कौन सी जीव आते हैं? अच्छा, और जो जीव हैं उसमें वो जीव आते हैं जो पानी की धाराओं के साथ बहते हैं, जैसे प्लवक, बहुत छोटे पौधे और जीव, फिर जेलीफिश वगैरह। और वो भी जो खुद तैर सकते हैं, जिन्हें नेक्टॉन कहते हैं, जैसे मछलियां, व्हेल, डॉल्फिन। अच्छा। और तलहटी वाला जीवन, बेंथिक इकोसिस्टम। जी, बेंथिक मतलब तलहटी। तो ये वो जीव हैं जो समुंदर के बिल्कुल नीचे, तल पर या उसके आसपास रहते हैं। जीवन सिर्फ पानी में तैरता नहीं है, नीचे तल पर भी बसा हुआ है। लेकिन वहां तो बहुत अंधेरा और दबाव है। हाँ बिल्कुल, गहरी जगहों पर, जैसा हमने कहा, बहुत दबाव और पूरा अंधेरा होता है। जीव ज्यादातर ऊपर से गिरने वाली समुद्री बर्फ पर ही निर्भर करते हैं। लेकिन यहाँ एक और कमाल की चीज देखने को मिलती है, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब जीवों का खुद रोशनी पैदा करना, अंधेरे में शिकार को ललचाने के लिए, या अपने साथी को खोजने के लिए, या शिकारी से बचने के लिए। अरे वाह, जैसे जुगनू चमकते हैं वैसे? हाँ, कुछ वैसा ही, पर समुद्र के अंदर।
बहुत से जीव ऐसा करते हैं। कुछ मछलियाँ, स्क्विड, जेलीफिश और तलहटी पर रहने वाले कई जीव जैसे केकड़े, कुछ खास तरह के मूंगे, स्पंज और सीप जैसे कवच वाले जीव भी। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। अच्छा, अब कुछ और खास समुद्री ठिकानों की बात करते हैं। दस्तावेजों में मुहानों या एस्चुरीज का जिक्र है, जहां मीठा और खारा पानी मिलते हैं। इन्हें इकोटोन यानी संक्रमण क्षेत्र कहा गया है। जी हाँ, और ये मुहाने या एस्चुरीज असल में प्रकृति के, कह सकते हैं, सुपरमार्केट जैसे हैं। ये वो जगह हैं जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं। तो यहाँ मीठे और खारे पानी का लगातार मिक्सिंग होती रहती है। ज्वार भाटे के साथ पानी अंदर आता है, बाहर जाता है, तो खारापन भी बदलता रहता है। तो ये तो बहुत डायनामिक जगह हुई। बहुत ज़्यादा। और इसी मिलावट की वजह से, और साथ ही नदियाँ जो अपने साथ बहाकर पोषक तत्व लाती हैं, उनकी वजह से ये जगहें अक्सर आसपास के मीठे पानी या समुद्री इलाकों से कहीं ज़्यादा उपजाऊ होती हैं। मतलब यहाँ जीवन खूब फलता फूलता है। अच्छा। हाँ, यहाँ बायोडायवर्सिटी भी बहुत होती है, क्योंकि ये मीठे पानी और खारे पानी दोनों तरह के जीवों को रहने की जगह देते हैं। कई मछलियों के लिए तो ये नर्सरी का काम करते हैं। उनके बच्चे यहीं पलते बढ़ते हैं। भारत में कोई उदाहरण? हाँ, जैसे तटीय खाड़ियाँ हैं, ज्वार वाले दलदल हैं, लेगून हैं, और नदियों के डेल्टा जैसे सुंदरबन डेल्टा, ये सब एस्चुअरीज के ही रूप हैं। पर ये सुनने में जितने उपयोगी लगते हैं, क्या ये उतनी ही नाजुक भी हैं? इन पर कोई खतरा? बिल्कुल, ये बहुत ही संवेदनशील इलाके हैं और स्रोत बताते हैं कि इन पर कई खतरे मंडरा रहे हैं। बढ़ती हुई आबादी का दबाव, जमीन का इस्तेमाल बदलना, शहरों और फैक्ट्रियों से आने वाला प्रदूषण, नदियों पर जो बांध बन रहे हैं वो पानी और मिट्टी के बहाव को रोक देते हैं, जिसका असर इन मुहानों पर पड़ता है। और फिर जलवायु परिवर्तन तो है ही, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और पानी का तापमान भी। ये सब इन जरूरी जगहों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये चिंता की बात है। अच्छा, एक और अनोखा तटवर्ती ठिकाना है मैंग्रोव। स्रोतों में इसका भी जिक्र है। मैंग्रोव, ये तो कमाल के पौधे हैं। ये ऐसे पेड़ और झाड़ियां हैं जो गर्म इलाकों के समुद्र तटों पर, ऐसी जगहों पर उगते हैं जहां खारा पानी आता जाता रहता है, मतलब ज्वार भाटा। खारे पानी में पेड़? जी हाँ, इनमें गजब की क्षमता होती है। ये खारे पानी को सह सकते हैं। इनकी जड़ें भी खास होती हैं, जो इन्हें कीचड़ वाली जमीन जहां ऑक्सीजन कम होती है वहां टिके रहने में मदद करती हैं। और इनका फायदा क्या है? ये बहुत उत्पादक होते हैं। कई तरह की मछलियों, केकड़ों, झींगों के लिए नर्सरी का काम करते हैं, रहने की जगह देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये तटों को कटाव से बचाते हैं। इनकी घनी जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। और तो और ये तूफान और सुनामी जैसी आपदाओं के असर को भी कम करते हैं। एक तरह से तट के रक्षक हैं ये। वाह, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर आती है प्रवाल भित्तियां यानी मूंगे की चट्टानें, कोरल रीफ्स। स्रोत इन्हें समुद्र के वर्षावन कहते हैं। और ये नाम इन्हें बिल्कुल सही दिया गया है। जैसे जमीन पर वर्षावन जीवन से भरपूर होते हैं, वैसे ही समुद्र में कोरल रीफ्स। ये अविश्वसनीय रूप से विविध और जटिल इकोसिस्टम है। ये बनती कैसे हैं? इन्हें बनाते हैं छोटे छोटे समुद्री जीव, जिन्हें कोरल पॉलिप्स कहते हैं। ये अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का एक सख्त खोल बनाते हैं, और लाखों करोड़ों ऐसे पॉलिप्स की कॉलोनियां पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के ऊपर बढ़ती जाती हैं, और धीरे धीरे ये विशाल चट्टानें या भित्तियां बन जाती हैं। अच्छा। ये आमतौर पर गर्म, साफ और उथले समुद्री पानी में मिलती हैं, जहां सूरज की रोशनी अच्छी तरह पहुंच सके, खासकर ट्रॉपिकल इलाकों में। और यहाँ जीवन कैसा होता है? यहाँ बायोडायवर्सिटी जबरदस्त होती है, शायद धरती पर सबसे ज्यादा। हजारों किस्म की रंग बिरंगी मछलियां, स्पंज, समुद्री एनेमोन, स्टारफिश, समुद्री कछुए, शार्क, डॉल्फिन, अनगिनत जीव इन रीफ्स में या इनके आसपास रहते हैं। ये उनके लिए घर भी हैं और भोजन का जरिया भी। कमाल है। स्रोतों में समुद्री घास यानी सी ग्रास का भी जिक्र है। क्या ये बस पानी के नीचे उगी हुई घास है? दिखने में शायद ऐसा लगे, पर ये उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये असल में पानी के नीचे उगने वाले फूल वाले पौधे हैं। ये घास नहीं है, बल्कि जमीन पर उगने वाले पौधों के समुद्री रिश्तेदार हैं। अच्छा। हाँ, और ये उथले तटीय पानी में बड़े बड़े मैदान बनाते हैं, जिन्हें सी ग्रास बेड या सी ग्रास मीडो कहते हैं। अक्सर ये मूंगे की चट्टानों और मैंग्रोव के बीच पाए जाते हैं। और इनका काम क्या है? इनके कई जरूरी काम हैं। ये कई समुद्री जीवों जैसे समुद्री कछुए और मैनेटी, समुद्री गाय, के लिए भोजन का मुख्य आधार हैं। ये छोटे जीवों जैसे स्नैपर मछली के बच्चे, झींगे, केकड़े, इनके लिए छिपने और बड़े होने की सुरक्षित जगह यानी नर्सरी का काम करते हैं। इसके अलावा इनकी जड़ें समुद्र तल की मिट्टी को बांध कर रखती हैं, कटाव रोकती हैं। ये पानी को फिल्टर करके साफ भी करती हैं और फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन भी बनाती हैं। तो ये छोटे जरूर लगते हैं, पर बहुत काम के हैं।
तो हमने आज मीठे पानी के झीलों, तालाबों और नदियों से शुरुआत की, फिर विशाल महासागरों की गहराई में उतरे, उनके अलग-अलग जोन्स देखे, वहाँ के जीवन को समझा। फिर हमने मोहानों, मैंग्रोव, कोरल रीफ्स और समुद्री घास जैसे खास ठिकानों की भी बात की। इतनी सारी जानकारी के बाद इसका निचोड़ क्या है? मतलब इस सब का क्या मतलब है? मतलब सीधा सा है, हमारे ग्रह पर पानी के अंदर जीवन की विविधता हैरान करने वाली है। हर कोने में, चाहे वो मीठे पानी की झील हो या गहरे समुद्र का अंधेरा तल, जीवन मौजूद है और वहाँ के माहौल के हिसाब से अद्भुत तरीकों से ढल गया है। हाँ, वो एडेप्टेशंस कमाल के हैं। बिल्कुल।